इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। पहला चरण है, 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं और मतदान शुरू हो गया है। वोट डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और नतीजों के लिए आपको इंतजार करना होगा। 14 नवंबर का 2 चरणों में इस बार बिहार विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज 6 नवंबर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 14 नवंबर सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर देखिएगा यहीं हमारे साथ। तो कुल 1314 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज बिहार की जनता करेगी। जो वोटर्स आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, 3 करोड़ 75 लाख के करीब वोटर्स हैं। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं वीवीआईपी वोटर की। आप देख रहे हैं गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और इंतजार कर रहे थे बाकायदा पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर पोलिंग बूथ के खुलने का, ताकि सबसे पहले जाकर वोट डाल सके। और वोट डाल दिया है गिरिराज सिंह ने, वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली का निशान मीडिया कैमरों को दिखाते हुए पोलिंग बूथ से बाहर आते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देख रहे हैं आप। खुद सांसद हैं गिरिराज सिंह, यहां लखीसराय से वोटर हैं गिरिराज सिंह और लखीसराय में पहुंचकर गिरिराज सिंह ने वोट डाला। संदेश यही दिया जा रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। देख रहे हैं आप वीवीआईपी वोटर गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सबसे पहले वोट डाल दिया और बाकायदा इंतजार कर रहे थे। समय से पहले ही पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच गए थे। वहां पर खड़े होकर एक सामान्य मतदाता के तौर पर इंतजार करते रहे और आखिरकार गिरिराज सिंह ने वोट डाल दिया है। अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है तो फिर एबीपी न्यूज की आपसे अपील यही है, वोट जरूर डालिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं, हमारे साथ बलराम पांडे मौजूद है, शशांक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं गणेश ठाकुर। गणेश छपरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और गणेश के पास आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं गणेश से, छपरा की जंग इस बार बेहद दिलचस्प बनी हुई है। गणेश, आप जहां पर मौजूद है पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है, क्या दिखाइए जरा तस्वीरें और मतदाताओं का उत्साह। जी बिल्कुल। मैं फिलहाल जिला स्कूल में हूँ जहाँ पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शिक्षा ली थी और यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। पहले वोटर अंदर गए हैं और अब यहाँ पर लाइन है। छपरा ये विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा, यहाँ से लालू प्रसाद यादव ये सांसद बने थे, राजू प्रताप रूडी यहाँ से सांसद है और पहले वोटिंग करने पहुँचे। और ये हॉट सीट है, खेसारी लाल यादव विरुद्ध छोटी कुमारी, ये लड़ाई यहाँ पर होने वाली। लोगों से पूछते हैं कौन से मुद्दे आपके, जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए हैं चुनाव मतदान करने के? विकास के आपके लिए कौन सा शिक्षा और स्वास्थ्य और आपके लिए? शहर बदलाव ये सब। तो ये देखिए, लोगों का अहम मुद्दा सबका यही है कि विकास, बिहार का विकास होना चाहिए और इसी विकास के को मुद्दा बनाते हुए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप 4 पोलिंग बूथ्स यहाँ पर हैं, इन 4 पोलिंग बूथ्स में अब वोटिंग शुरू हो गई है। कुछ जगहों पर लाइन लगी हुई है, कुछ जगहों पर अभी भी लोग नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि बिहार की जनता बाहर आएगी, वोटिंग करेगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छी सरकार अगले 5 साल चलने वाली उसका चयन करेगी। रोमाना, क्योंकि आपके पास सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे मोकामा जहां पर बाहुबलियों के बीच बड़ी जंग है और मोकामा जहां पर अनंत सिंह के बीच चुनाव में गिरफ्तारी के बाद सियासत जमकर गरमाई है। वहीं से मौजूद है हमारे सहयोगी शशांक और जरा जानते हैं शशांक से। शशांक, चुनाव प्रचार हाई वोल्टेज यहां मोकामा में देखने के लिए मिला है। जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार होते हुए मोकामा ने बीच चुनाव में देखा है। आज मोकामा का फैसला सुनाने का समय आया है। क्या कह रही है मोकामा की जनता? देखिए, सबसे हॉट सीट है और सबसे बड़ी लड़ाई है। 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर है। अनंत सिंह जदयू प्रत्याशी दुलारचंद हत्याकांड के बाद से जो है जेल में है। दूसरी तरफ आरजेडी की प्रत्याशी हैं वीणा देवी, सूरजभान की पत्नी। 2005 से लगातार अनंत सिंह जो हैं जीत रहे हैं। 1990 से 2000 तक उनके भाई दिलीप सिंह यहाँ पे विधायक रहे थे मोकामा सीट पर। 2000 में सूरजभान ने निर्दलीय लड़ा हरा दिया था दिलीप सिंह को, अनंत सिंह के जो भाई हैं। तो कड़ा मुकाबला जो है वो होने की उम्मीद है। विकास मुद्दा बताया जा रहा है दोनों तरफ से कि ये हमारा मुद्दा है। लेकिन देखिए, जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई उसके बाद से जो हालात वो तनावपूर्ण है। यहाँ पर जनसुराज
जंसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो धानुक जाति से आते हैं। तो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में थे, लेकिन मुकाबला अब यहाँ सीधा जो है सूरजभान बनाम अनंत सिंह जो है वो दिख रहा है। भूमिहार बहुल इलाका है, यहाँ पर सबसे अधिक 30% भूमिहार समाज के लोग रहते हैं। उसके बाद 20 से 22% यादव जाति के लोग हैं और उसके बाद 18 से 20% धानुक और कुर्मी जाति के लोग हैं। तो जो जंसुराज के प्रत्याशी हैं वो धानुक जाति से आते हैं, लेकिन मुकाबला बताया जा रहा है कि सूरजभान बनाम अनंत सिंह के बीच में है। अब जनता किसको जिताती है इसके लिए 14 तारीख का जो है वो इंतजार करना होगा। कुल 342 बूथ जो है वो मोकामा में बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास सीधे। आप दर्शकों को लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी निधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अच्छा निधि अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, इस बीच आपको जरा लेकर चलेंगे हम। हमारे साथ अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित पटना से ही हमारे साथ जुड़े हैं और जरा अंकित से जान लेते हैं। अंकित, पटना की अगर बात की जाए तो पटना जिसमें 14 विधानसभा की सीटें आती है और ऐसे में पटना का मूड क्या कह रहा है, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है और पटना की जनता आज अपना फैसला ईवीएम में बंद करने जा रही है। अंकित, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दिन। और पटना जिले की आपने बात की तो यहाँ पर 14 जिन विधानसभा सीटों का जिक्र किया। अगर हम जो 2020 के जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक तरीके से यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है उसके 5 उम्मीदवार जीते थे, महागठबंधन के 9 उम्मीदवार जीते थे। मुकाबला जो काफी रोचक रहता है, लेकिन वहीं अगर आप पटना के शहरी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर जोर जो है एनडीए का रहता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीघा विधानसभा सीट पर। यहाँ के समीकरण बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। देखिए कुछ इस तरीके से बिहार है तैयार, बिहार है पूरी तरीके से तैयार, खास तौर पर उन 121 सीटों के लिए जहां पर हो रहा है मतदान। इस बीच ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। मोकामा से प्रत्याशी हैं वीणा देवी आरजेडी की और अपने पति सूरजभान सिंह के साथ पहुंची हुई हैं मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये मोकामा जहां पर अब से कुछ ही देर पहले शशांक आपको जानकारी दे रहे थे कैसे सीट पर बाहुबलियों का जो वर्चस्व है उसी के चक्कर में यहां सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। अनंत सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं बाहुबली के तौर पर, जिनकी अपनी एक बड़ी पहचान रही है, वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। बीच चुनाव में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद अनंत सिंह को इस मामले में आरोपी बनाकर एफआईआर उन पर दर्ज होती है और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और दूसरे बाहुबली सूरजभान, जिनकी पत्नी वीणा देवी यहां अब आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह को टक्कर दे रही हैं। चुनावी चुनौती बड़ी है। भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जिसे आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है। संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। तो सूरजभान सिंह को आप सुन रहे थे। खुद सूरजभान सिंह भी 2000 में इस सीट पर निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं और वीणा देवी के सामने अब माइक है, जरा देखते हैं क्या कहती हैं। देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं। और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें बस। तो मोकामा से आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी को आप सुन रहे थे। अपने पति बाहुबली सूरजभान सिंह के साथ मंदिर पहुंची हुई हैं आज मतदान वाले दिन सुबह सुबह वोट डालने से पहले और यही अपील कर रही हैं कि शांति से बिना डरे मतदाता घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर किए। मोकामा की जंग जो है वो बेहद दिलचस्प हो चुकी है और ऐसे में अब मोकामा की जनता को आज फैसला करना है। फैसले की घड़ी है आज। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे अब बिहार के बख्तियारपुर, जहां से हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा बलराम से जाते हैं। बलराम, दिखाइए जरा तस्वीरें मतदाताओं की जो कतारें हैं। पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, एक बार फिर से जरा सुनते हैं सूरजभान सिंह क्या कह रहे हैं। आशीर्वाद वो लोग जैसे दे रहे हैं वो बूथ पे, ये सबसे बड़ा अपील ही है। ललन सिंह को लेकर कुछ फर्क पड़ेगा? कोई चीज किन्हीं के लेकर फर्क नहीं पड़ता। ललन सिंह को लेकर खासतौर से यहां पर सवाल सूरजभान सिंह से पूछा गया। ललन सिंह, पत्नी वीणा देवी ने 2014 में ललन सिंह को जो लोकसभा चुनाव है उसमें मात दी थी और ललन सिंह अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद यहां मोकामा में अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे।
कह रहे हैं सूरजभान सिंह कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा मोकामा की जनता आज क्या फैसला तय करती है। सीधे अब आपको बख्तियारपुर लेकर चलेंगे। बलराम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। बलराम, उत्साह मतदाताओं का पोलिंग स्टेशंस पर दिखना शुरू हो गया है क्या? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बख्तियारपुर के आदर्श पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक गांव है और यहीं पर सुबह 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान शुरू हो गया है, मतदाता जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मतदाता है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनके दिमाग में हैं इस वक्त और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप लोग भी मतदान करने पहुंचे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं बिहार के जिनको ध्यान में रख करके आज अपना मतदान करेंगे? विकास एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और क्या मुद्दे हैं? जो काम किया उसी को वोट देंगे ना, पहले जो काम कर रहा है। यानी इस बार भी काम को लोग सराहेंगे, उनका कहना है विकास एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से चुस्त और दुरुस्त रहे, इसको लेकर के सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर और यही वजह है कि जो मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वो लगातार यही कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम मतदान करेंगे, सुरक्षा के मुद्दे पर हम मतदान करेंगे और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनके मुद्दे पर हम मतदान करेंगे। और अब मतदान शुरू हो गया है, मतदाता पहुंचना शुरू हो गए हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ मैं लौटूंगी आपके पास, उसके बाद सुरक्षा वाली तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखाएगा। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलेंगे हम पटना, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी के आवास पर, जहां से हमारी सहयोगी निधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा निधि से जान लेते हैं। निधि, आज तो वोटिंग का दिन है, पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लालू परिवार भी इसी चरण में वोट डालेगा, क्या है तैयारी लालू परिवार की? कब तक कौन कौन कैसे कैसे निकलेंगे वोट डालने के लिए, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है निधि? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं रोमाना, मैं 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर मौजूद हूं और यहां फिलहाल गेट बंद है। सबसे पहले तेजस्वी यादव निकलेंगे और वो वोट करेंगे और चूंकि आज जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें तेजस्वी की खुद की सीट है जहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, राघोपुर विधानसभा सीट। इसके बाद तेजस्वी आज 18 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चूंकि नजरें तेजस्वी यादव पर ही है, विपक्ष के खासतौर पर महागठबंधन के प्रोजेक्टेड सीएम चेहरा है और ऐसे में तमाम नजरें उन पर है, तो पहले तेजस्वी यादव निकलेंगे, वोटिंग करेंगे और उसके बाद वो जनसभाओं के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद पूरा लालू परिवार एक साथ निकल सकता है, यानी लालू परिवार से लालू, राबड़ी और उनकी बेटियां जो यहाँ की वोटर हैं जिनमें वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद वो सभी तकरीबन 9 से 10 बजे का टाइमिंग है जब लालू परिवार यहाँ से निकलेंगे वोट करने के लिए। लेकिन पहले तेजस्वी निकलेंगे क्योंकि तस्वीरें, नजरें उन पर है और क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी ये देखना होगा। और इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर इंतजार किया जा रहा है तेजस्वी यादव के निकलने का। जी बिल्कुल, तो नजर बनाकर रखिए और जैसे कोई हलचल होगी फौरन दोबारा निधि आपके पास आऊंगी। मैं जरा जल्दी से दर्शकों को अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता दीघा से हमारे साथ मौजूद हैं और गौर करने वाली बात यह है कि दरअसल लालू परिवार का जो वोट है वो यहीं दीघा में है। दीघा जहां से आरजेडी नहीं बल्कि लेफ्ट की दिव्या गौतम चुनाव मैदान में है, बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर दे रही हैं और इनके प्रचार के लिए खुद लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। अंकित से जरा जानते हैं। अंकित, तस्वीरें जरा दिखा दीजिए यहां दीघा जहां पर पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है और क्या जानकारी मिल रही है, कब तक लालू परिवार वोट डालने के लिए पहुंचेगा यहां? जिस बात का जिक्र निधि कर रही थी कि सबसे पहले तेजस्वी यादव आएंगे, तो हमारी जानकारी यही है कि करीबन जो है 8:15 से लेकर के 8:30 बजे के आसपास तेजस्वी यादव यहां पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं कि यहां पर सेल्फी पॉइंट, जिस हमने जो पिछले कुछ चुनावों से देखा है कि लगातार बनाए जाते हैं, यहां पर भी बना हुआ है लेकिन एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में। और मतदाताओं का स्वागत करने के लिए रंगोली तैयार की गई है, वोट करेगा सारा पटना, ये संदेश देते हुए ये एक रंगोली तैयार की गई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज आपको दिखा देता हूं क्योंकि आज का जो सुपरस्टार है वो है मतदाता, लिहाजा मतदाताओं के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है और मतदान शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो पोलिंग बूथ हैं उनको सजाया गया है, तैयार किया गया है और जो मतदाता हैं वो कतारों में लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या हम कोशिश भी करेंगे। आप लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं? इससे पहले वोट किया?
यस सर। ये बताइए इशू क्या है, खास तौर पर यूथ आप लोगों के लिए क्या है? सर सबसे सर एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सर हमारा पहला मुद्दा है। वो इशू है। और इसके साथ में कहा जा रहा है पिछले जो है 15-20 सालों में काफी विकास हुआ है। विकास आप लोगों के लिए विकास एक बड़ा इशू है। यस सर, परिवर्तन। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, मैं रोक रही हूँ आपको अंकित गुप्ता। इस बीच नितिन नवीन बांकीपुर से एक बार फिर चुनाव मैदान में है, नीतीश सरकार में मंत्री, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। और पटना की पहचान इस बार अधिक वोटिंग करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। बदलाव होगा भैया इस बार। अब शब्द आपके हैं, हम तो बस यही मानते हैं, अच्छी सरकार और व्यवस्थित सरकार और विकसित करने वाली सरकार है। ठीक तो नितिन नवीन को आप सुन रहे थे। देखिए लगातार 3 बार वो बांकीपुर सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार जीत का चौका लगाने के लिए एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उनके सामने आरजेडी की तरफ से रेखा कुमारी को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। वोट नितिन नवीन ने डाल दिया है और अपनी स्याही लगी उंगली का निशान वो मीडिया के कैमरों को दिखाते हुए संदेश यही देते हुए कि आज अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। अगर आप भी बिहार के वोटर हैं और आप जिस इलाके में रहते हैं, अगर आज वहां पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, वोट जरूर डालिए। मैं जल्दी से आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और अहमद बिलाल जहां पर मौजूद है वहां पर भी मतदाताओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। बिलाल, आपके साथ हम देख रहे हैं वोटर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, देखिए हम इस वक्त जो है वो पटना के सबसे पॉश इलाके में मौजूद हैं और एक बार अगर हम आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र सूरी से मैं कहूँगा कि एक बार वो चारों तरफ पैन करके दिखाएं तो 6 बूथ जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और तमाम बड़ी संख्या में जो वोटर हैं उनके आने का। मैं लौटूंगी आपके पास बिलाल। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखीसराय से एक बार फिर किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में है विजय कुमार सिन्हा। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर विजय सिन्हा, फिर से पार्टी ने लखीसराय से उन्हें उम्मीदवार बनाया है और मतदान से पहले अपने आवास पर पूजा पाठ करते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए विजय सिन्हा को आप देख रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। देखिए ये जो सीट है वो लोकसभा मुंगेर पड़ती है और यहां विजय कुमार सिन्हा की सीट पर लड़ाई जो है आप उसे भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यहां अमरीश अनीश को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये सीट भूमिहार बहुल लखीसराय, जहां से फिर चुनाव मैदान में विजय कुमार सिन्हा ताल ठोक रहे हैं। डिप्टी के तौर पर नीतीश कुमार के जो बीजेपी के 2 चेहरे इस सरकार में स्थापित रहे, उनमें एक विजय कुमार सिन्हा, दूसरे सम्राट चौधरी। और एक बार फिर जरा आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अहमद बिलाल अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद बाकी सहयोगियों का रुख करेंगे। बिलाल, सैलरी बढ़ाने से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए और भी ये जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं और भी लोग हैं। मैं अम्मा आई हुई हैं, देखिए ये जोश दिखाता है कि मतदाताओं का जोश जो है वो किस हद तक जा रहा है। देखिए अपनी जो स्याही रंगी हुई जो उंगली हैं वो दिखा रही हैं और साफ तौर पर ये बता रही हैं कि इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अम्मा, क्या किस इशू पे, किन मुद्दों पर वोट किया आपने? यहाँ सवाल ही है कि बहुत से लोग आते हैं और अपना वोट दे करके ऐसे ही चले जाते हैं, तो नहीं, उनसे बहुत उम्मीद आदमी करता है नेताओं से। हाँ, कि हमारा मोहल्ला साफ रहे, पानी का व्यवस्था ठीक रहे, सब कुछ रहे, एजुकेशन बच्चों का हो, तो ये सब होगा तो सब अच्छा रहेगा। तो आप अपने नेता से क्या उम्मीद कर रही हैं? हम तो बहुत उम्मीद कर रहे हैं, जो बेहद शानदार बिलाल, बुजुर्ग वोटर हैं और देखिए ये एक प्रेरणा है उन सभी वोटर्स के लिए जो शायद अभी भी अपने घर में सो रहे हैं।
आप इनसे प्रेरणा लीजिए। बुजुर्ग वोटर मतदान कर दिया है, स्याही लगी उंगली का निशान दिखा रही हैं और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यही मौका होता है जब आप जिस तरीके का बदलाव अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं, उस बदलाव को चुनने का आपके पास खुद एक मौका, एक अधिकार होता है। मैं जल्दी से आपको एक बार फिर से लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, जरा रंग दिखा दीजिए, जरा बिहार के मतदाता का उत्साह दिखा दीजिए। इस वक्त कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि एक जो है वीवीआईपी बूथ है, अगर हम ये कहें तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो मतदाता हैं वो यहाँ पर लाइन में लग गए हैं, क्योंकि आज जो वीआईपी कौन है, आज वीआईपी और वीवीआईपी है मतदाता, जिनको आज करना है मतदान, अपने घरों से निकल चुके हैं, खासतौर पर महिलाएं। जो चुनाव आयोग कहता है कि पहले जो है मतदान बाद में जलपान, आप लोग उसी को पालन करते हुए आ गए घर। क्या मुद्दा क्या है, क्या बताना चाहेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? जो है यहाँ पर देखिए जो मतदाता हैं वो घरों से निकले हुए हैं। यहाँ पर एक तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यह एक जो है परिवार के एक सदस्य हैं, छोटे बच्चे को लेकर बाहर खड़े हुए हैं। घर वाले अंदर मतदान करने गए हुए हैं? जी सर, पत्नी। अच्छा, पत्नी अंदर मतदान करने गई हुई, तब तक आप बच्चे को, फिर वो आएंगी, वो बच्चे को गोद में लेंगी तब। तो देखिए रोमाना, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि परिवार के लोग मतदान करने आए, छोटा बच्चा घर में है तो पति बच्चे को गोद में लेकर के खड़े हुए हैं, पत्नी वोट कर रही है। जब पत्नी वोट कर लेंगी उसके बाद में पति जो है वोट करने जाएंगे। बिल्कुल, और मुझे तो इसमें आधी आबादी का दबदबा भी देखने के लिए मिल रहा है कि पहले पत्नी गई है वोट डालने के लिए और तब तक पति जो है वो बच्चे को गोद में लेकर बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही आपने वो जो महिलाओं को दिखाया है जो कतार में लगी हुई हैं, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इंतजार कर रही हैं अपनी वोट डालने की बारी का, और बोल कुछ नहीं रही है, मतलब चुप्पे चाप वोट डाल। फिलहाल बिहार की महिला मतदाता का मूड यही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी मौजूद है। जरा एक क्विक रिएक्शन राकेश शुक्ला जी का लेंगे, क्योंकि यहां पर बात महिलाओं की हो रही है और महिलाएं किस तरीके से निर्णायक वोटर बिहार की राजनीति में चुनाव दर चुनाव साबित होती आई हैं। राकेश शुक्ला जी, एक बार फिर महिलाएं कतार में। देखिए, बिहार सहित हम तो पूरे देश की बात करेंगे। पूरे देश में पिछले 1.5 दशक में महिलाओं का जो रुझान है मतदान के प्रति बढ़ा है। बिहार की यदि हम बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में 5% पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदान हुआ है, और वो मतदान कहीं ना कहीं एनडीए के लिए लाभकारी साबित हुआ। अब आप मध्य प्रदेश में ही देखें, मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2023 में, तो महिलाओं के मतदान के चलते ही, यानी बढ़े हुए मतदान के चलते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वापसी की। तो महिलाओं का जो रुझान है मतदान के प्रति वो लगातार हर स्टेट में बढ़ रहा है, और वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं ये जताता है कि डेवलपमेंट, मैं तो ये कहूँगा महिलाओं का वोट विकास के नाम पे पड़ रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में इस बार खासतौर से वो जो महिला वोटर को लुभाने के लिए माना गया एक स्कीम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, महिलाओं के सम्मान में वो जो 10-10 हजार रुपए करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में ठीक चुनाव से पहले 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, उसमें आधी महिला मतदाताओं को 10,000 रुपए की किस्त खाते में चले गए, इस वादे के साथ कि आप अपना व्यवसाय बढ़ाएंगी तो ये जो राशि है वो 2 लाख रुपए तक की आपको मदद हो सकती है। तो क्या ये गेम चेंजर बिहार में नीतीश बाबू के लिए साबित होगी, और क्या यही एक बड़ा आधार नीतीश सरकार की सत्ता में वापसी का बनेगा? इसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, और बलराम जो है वो आदर्श पोलिंग बूथ की तस्वीर हमें दिखा रहे थे। वहां पर सुरक्षा के इंतजाम, सुविधाओं के खासतौर से जो इंतजाम किए गए हैं वो भी दिखा रहे थे, और रंग चुनाव के। बलराम, बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो मतदाता हैं वो लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। खास तौर से जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं वहां पर सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि कतार में महिलाएं खड़ी हुई हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही हैं। लेकिन हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख करके आप लोग मतदान कर रहे हैं। जी, आप बताएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं सबसे ज्यादा बाहर निकल करके आ रही हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं। अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए क्या कहेंगे कि वो घरों से निकलें और पहले मतदान फिर जलपान?
तो यानी आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, वो भी यहाँ पर आपको बैठी हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से खास व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि कुर्सियां लगाई गई हैं, जो मतदाता हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर सेल्फी लेते हुए भी कई मतदाता नजर आए। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मतदाताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QR कोड लगाया गया है और इसको स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि आपका किस पोलिंग बूथ पर वोट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक हेल्प डेस्क बनाई गई है और यहाँ पर अगर किसी मतदाता को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसकी शिकायत दूर की जाएगी। साथ ही आप देखिए कि पोलिंग बूथ को किस तरीके से खूबसूरत बनाने के लिए रंगोली बनाई गई है। और आप देखिए ठीक सामने ये सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पर मतदान करने के बाद जो स्याही है उंगलियों में लगी होती है उसको दिखाते हुए जो सेल्फी है वो लेते हुए आपको मतदाता नजर आएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है कि ज्यादा से ज्यादा बिहार के अंदर मतदान हो। लेकिन जो बिहार का चुनावी समीकरण है वो कई तरीके से अहम हो जाता है। खास तौर से अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर MY फैक्टर जो है वो बेहद मजबूत है। यानी मुस्लिम और यादव जो मतदाता हैं वो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं और हम महादलित मतदाताओं को नहीं भूल सकते हैं क्योंकि वो भी कई सीटों पर काफी अहम निर्णायक भूमिका में हैं। तो ऐसे में चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महादलित मतदाता हो, अगर इनका गठजोड़ बनता है तो वो राजनीतिक दल बिहार के अंदर सत्ता में आती है। इसीलिए मैं लौटूंगी आपके पास, जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलेंगे खगड़िया। हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जहां पर उज्जवल मौजूद है उसी पोलिंग बूथ पर पहुंचना है चिराग पासवान को वोट डालने के लिए। चिराग पासवान ने इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की पूरी ताकत दिखाई। 29 सीटें उनके खाते में गई और पहले चरण में 13 सीटें जहां पर LJP के उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उज्जवल जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए चिराग पासवान ने अपनी पूरी जो है ताकत इस बार विधानसभा चुनाव में झोंकी है। और देखिए इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है शहर बन्नी में है जहां पर जो है वो चिराग पासवान ने आना है और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और भारी सुरक्षा के बीच यहां पर मतदान जारी है। देखिए लोग अपने मत का उपयोग करने के लिए सुबह से ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर BSF के जो जवान हैं वो तैनात हैं। बाकायदा पूरी लाइन सिस्टम के जरिए जो है लोगों को अंदर भेजा जा रहा है और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का समय रहेगा जब चिराग पासवान जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 5 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है जो अपनी किस्मत इस वक्त आजमा रहे हैं। और उसमें भी अगर आप उज्जवल ये जो मतदाताओं की कतारें देखने के लिए मिल रही हैं आपकी दोनों तरफ, एक तरफ महिला मतदाता है, एक तरफ पुरुष मतदाता है, जरा इनके पास ले जाइए माइक और पूछिए मुद्दा कौन सा है, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। मुद्दा बिल्कुल यहाँ पर देखिए महिलाएं मौजूद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों तरफ, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाएं हैं। मुद्दा इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या कुछ जो है वो बिहार की जनता का मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। माता जी किन मुद्दों पर वोट देने जा रही है, मुद्दे क्या रहेंगे? अच्छा क्या सोच के वोट दे रहे हैं, वोट देने आए हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देंगे वोट देने आए, कुछ तो होगा मन में कि हम क्या मुद्दे लेकर आए हैं। आप कुछ बोलेंगे किन मुद्दों पर वोट देने आई है? मुद्दे पर सरकार कुछ कहें नहीं। अच्छा आप क्या सोचकर वोट देने आए? मुद्दे हैं कुछ आप क्या चाहती हैं कि यहाँ पर बेहतरी के लिए क्या कुछ हो, मुद्दे क्या हैं? वोट देना है, मेरा गांव का है तो उसका वोट देना है, नेता है मेरे गांव का उसका वोट देना है बस। आप किन मुद्दों पर वोट देने आए हैं? गांव आप माता जी क्या कहेंगे? गाँव घर के से तो माता जी देते वोट नहीं, गाँव घर वाला। क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र 60 से। अच्छा तो वोट देने आए हैं सुबह ही सुबह? हाँ। क्या सोच कर आई हैं वोट देने, कुछ है दिमाग में सोचा है? सोच के नहीं लिए तो नहीं है लिए। तो आप सुन रहे हैं कि देखिए अपने गांव के विकास के लिए जो है महिलाएं कह रही हैं कि हम वोट पुरुषों से भी पूछ लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष भी खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। किन मुद्दों पर आए वोट डालने के लिए, मुद्दा क्या है पूछिए जरा जल्दी से। बिल्कुल किन मुद्दों पर वोट डालने आए हैं, क्या रहेगा मुद्दा? हम लोग का मुद्दा है
हमारे क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए। 15 साल से कोई काम नहीं हुआ, अच्छा यहाँ कैंडिडेट नहीं मिला, इस लेकर के हम लोग युवा को अपना विधायक। नाम मत लीजिए, मुद्दे बताइए। जी ने मुद्दा तो है, काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में कोई। 15 साल से यूँ देख लीजिए आप, इस एरिया में कहीं एक भी काम नहीं हुआ है। इन दोनों विधायक को देखा है लोग, इस लेकर के हम लोग युवा हैं और क्षेत्रीय काम करेंगे, ये इस लेकर के हम लोग। आपका रोजगार और विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं। रोजगार और विकास और बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं, क्या आपका कहना है? पीछे बात करिए, आपका क्या मुद्दा? मैं लौटूंगी आपके पास उज्जवल। इस बीच प्रतिक्रिया आ रही है विजय कुमार सिन्हा की, सुना देते हैं जरा क्या कह रहे हैं आज वोटिंग वाले दिन। बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जिसने उद्योग चलाया, उससे मुक्ति बिहार को दिलाने का यही समय है, सही समय है। इसलिए हर बिहारी अब गौरवान्वित होगा और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव से चाहिए। तो मतदान वाले दिन सीधे आरजेडी को निशाने पर लेते हुए बिना नाम लिए आप विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे। मैं सीधे अब आपको लेकर चलूंगी सीवान। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। विवेक से जानते हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें मतदाताओं के उत्साह की कैसी नजर आ रही है सीवान में। बिल्कुल, देखिए मतदाताओं की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव आपको एक लोगों को सुनवाते हैं। सिवान से जो तस्वीर है, उसामा शाहबुद्दीन के जो बड़े पिताजी हैं गयासुद्दीन जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और ये देखिए गयासुद्दीन जी हैं और उनको यहाँ पर वोट वो दे चुके हैं और अब उनसे भी हम बातचीत करेंगे और एक तस्वीर उनको भी दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं। और साथ साथ अगर यहाँ के लोगों का जिक्र करें तो सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइनें हैं वो सिवान का ये प्रतापपुर गांव है, उसामा शहाब का ये गांव है। थोड़ी देर में उसामा शहाब और हिना शहाब भी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो भी यहाँ पर अपना मतदान जो है वो करेंगे। ये सीट अपने आप में बेहद ज़्यादा खास रही क्योंकि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो लोग, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव और तेजस्वी भी यहाँ पर आकर के उन्होंने प्रचार किया है। और अब ये देखिए सुबह से ही लोगों की लाइनें लगी, लोगों के बीच भी चलेंगे, बातचीत करेंगे। सिवान का जो सीट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हॉट सीट रही, तमाम नेता बड़ी बड़ी बातें आकर के कहे। आप लोग के हिसाब से सिवान में जो भी जीते वो क्या करे? कोई हॉट सीट नहीं है। कोई हॉट सीट कोई नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल सीट है। हाँ, आपके हिसाब से हॉट सीट नहीं है ये? नॉर्मल है। उसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं, उसामा शहाब की चर्चा अमित शाह कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो हॉट सीट तो बन गई ना? नॉर्मल है। अच्छा, अगर जो भी यहाँ जीते चुनाव वो आपके लिए क्या करें, युवाओं के लिए क्या करें? रोजगार दे। आप क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर? रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं। आप किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, क्या चाहते हैं? वही रोजगार, शिक्षा। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं अलीनगर से बीजेपी की प्रत्याशी मैथिली ठाकुर को आप देख रहे हैं। मैथिली ठाकुर अपने घर से बाहर निकली हैं पूजा करने के लिए, पहली बार चुनाव मैदान में, और इस चरण में सबसे युवा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को आप देख रहे हैं। अलीनगर सीट से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा। मैथिली ठाकुर आज मतदान के दिन जब जनता जनार्दन मैथिली के भविष्य का, सियासी भविष्य का फैसला कर रही है, उस वक्त भगवान का आशीर्वाद लेती हुई, पूजा पाठ करती हुई मैथिली ठाकुर को आप देख रहे हैं। भोजपुरी सिंगर के तौर पर मैथिली की अपनी एक अलग पहचान है, लोकप्रियता जबरदस्त मैथिली ठाकुर की, खासतौर से युवा वर्ग में। और ऐसे में बीजेपी ने जब मैथिली ठाकुर के नाम पर मोहर लगाई तो सभी को हैरान कर दिया। सिटिंग एमएलए की जगह बीजेपी की तरफ से मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा गया, क्योंकि अगर 2020 की बात की जाए तो वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर मिश्री लाल यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। और ऐसे में मिश्री लाल यादव की जगह बीजेपी ने अलीनगर सीट से नया चेहरा मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा। दिलचस्प लड़ाई मैथिली ठाकुर की, क्योंकि सामने आरजेडी की तरफ से विनोद मिश्रा है। अनुभव और युवा, ये वो मिजाज जो अलीनगर की इस लड़ाई को लेकर कहा जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार आदेश हमारे साथ मौजूद है। आदेश, अलीनगर की ये जंग अभी शुरुआत हुई है, सुबह सुबह लोग वोट डाल रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आप मुद्दे पूछ रहे थे लगातार लोगों से कि महागठबंधन कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी पे, अच्छा वो भी ये कह रहे हैं कि अब गुंडाराज नहीं रहेगा, उनका एक फैक्टर ये भी है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पूरे सिनेरियो में आज चल रही है कि हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं सरकार हमारी बनेगी, लेकिन
ये जो चुनाव है मुझे लगता है ये सीट वाइज इलेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि कल एक प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार ने शामिल हो गए बीजेपी के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे फैक्टर हैं जहाँ सीट वाइज अपने अपने हिसाब से जातिगत समीकरण सेट हो रहे हैं। कौन किसका वोट, तो और गजब हो गया, तेज प्रताप यादव की पार्टी के जो उम्मीदवार राघोपुर से, उन्होंने तेजस्वी यादव को समर्थन दे दिया। वो तो एक वीडियो और आया था सामने जिसमें दोनों भाई मिले एक स्टोर के अंदर जहां तेज प्रताप शॉपिंग कर रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसमें भी आपने देखा होगा काफी लगाव एक दूसरे के प्रति दिखाई दिया था। वो अलग बात है कि राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लेकिन राजनीति में चलता रहता है, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल है जिसके अंदर जो अलग अलग पार्टीज में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा चुनाव है ये सीट के हिसाब से चुनाव है, जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जो पूरे बिहार में एक ही जैसा मुद्दा हो जिसको ये कह सके कि नहीं इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन हो रहा है और महागठबंधन या एनडीए ठीक है। मैं जरा सा आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे दर्शकों को, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हैं और कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। अंकित, देखिए रोमाना, यहाँ पर एक दिक्कत सामने आ रही है। मैं ऐसे ही मतदाता से बात करूंगा, क्योंकि हो ये रहा है कि लोगों के पास में, जिसके पास में पूजा पाठ कैसे रहा, उससे पहले जरा मैथिली को सुना देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। मैथिली कॉन्फिडेंट है, मैथिली कह रही है जो होगा सबके हित में होगा। और एक बार फिर से जरा अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? दिखाइए, 2 शॉट में रखिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक महिला मतदाता है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैडम, आप जो है वोट करने आई, पिछले आधे घंटे से लाइन में लगी रही, लेकिन क्या हुआ, वोट कर पाई? वोट नहीं कर पाए। क्या हुआ? वहाँ पर्ची मांग रहे हैं और बीएलओ ने पर्ची पहुँचाया नहीं, उन्होंने मुझे डिजिटल निकालने को कहा। मतलब पहले ये दिखा देते हैं, देखिए इनके पास में ये डिजिटल पर्ची है। आज की डेट में डिजिटल पर्ची, फिलहाल इनका ये कहना है, जब अंदर वोट करने गई तो क्या कहा गया आपसे? कहा गया कि पर्ची लाइए नहीं तो नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन वोटर लिस्ट में तो आपका नाम है, आपके पास में मेरा नाम भी है, मैंने क्रमांक भी बताया, वोटर आईडी भी दिखाया। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची के आपको वोट नहीं देने दिया। लेकिन आज की डेट में जब बात होती है डिजिटल की, वही चीज मैं भी कह रही हूँ कि जब डिजिटल की बात हो रही है तो आप देखो ना, यहाँ मैं फर्जी थोड़े हूँ। आपकी तरह कई वोटर ऐसे रहे हैं जो वापस चले गए। बिल्कुल, मेरे सामने 2 गए, आपके सामने मेरे सामने 2। तो रोमाना, देखिए ये एक जो तकनीकी तौर पर दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि जो मतदाता हैं उनके पास में पर्ची है, मोबाइल में डॉक्यूमेंट है, जिसको वो लेकर के जब अंदर जा रहे हैं तो अंदर से बताया ये गया कि नहीं आपको जो है उसका जो फिजिकल प्रिंट आउट लेकर के आना है। जब तक फिजिकल प्रिंट आउट नहीं होगा तब तक वोट नहीं दे पाएंगे। और इसी के चलते यहाँ से जो कुछ मतदाता हैं वो वापस चले गए हैं। तो ये क्या बता रही है बीएलओ की तरफ से? इनको ये जानकारी दी गई थी कि अगर ये डिजिटल पर्ची लेकर जाएंगी तो ये वोट डाल पाएंगी। बीएलओ ने इनको ये जानकारी दी थी, पूछिए जरा। जी बिल्कुल, वही पूछते हैं कि इनका ये कहना है कि इससे पहले पर्ची मिल जाती थी लेकिन इस बार नहीं मिली है। तो फिलहाल जो है फिर से हम बात करते हैं कि आखिर, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर ये पहले से जानकारी दे दी जाती तो शायद हम लेकर के आते। मैम ये बताइए कि जब बीएलओ पर्ची देने आते हैं तो क्या बताया गया था? आपको कुछ बताया गया था? नहीं, डिजिटल हमको तो ऐसा कुछ नहीं, बोली कि मोबाइल पर भेज दे रहे हैं। हाँ। आपको मतलब किसने कहा? ये बीएलओ ने कहा कि मोबाइल पर भेज देते हैं। हाँ, तो ये नहीं हुआ कि निकाल कर लाना है, या उनसे कंफ्यूजन हो या जो भी हो, कंफ्यूजन का भी हो सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला। तो आप पूछिए, पर्ची निकाल कर लेकर आएंगी दोबारा वोट डालने के लिए? पूछिए जरा। डिजिटल, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको निकाल कर ले आइएगा यहाँ जमा कर। अब इसका प्रिंट लेकर आएंगे निकाल कर वोट डालने के लिए? आप खड़ी हुई हैं, अब वापस जाकर के दोबारा पर्ची निकाल के लाएंगी, वोट करेंगी? नहीं, दोबारा नहीं आएंगी। दोबारा आना संभव नहीं है। लेकिन वोट तो एक वोट है, तो फिर हम दोबारा जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे विधायक कॉलोनी में, वहाँ से लौट के फिर आना संभव नहीं है। माना ये जो है लोकतंत्र के लिए फिलहाल एक चिंताजनक जो तस्वीर जरूर है, जहां पर एक मतदाता 45 मिनट जो है लाइन में लगी है और अब वो यहाँ पर हुआ है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बीएलओ ने इनको बोला कि डिजिटल पर्ची हम आपको भेज देते हैं, और वो फिजिकल पर्ची कागज वाली इनके हाथ में नहीं है, और इसी वजह से क्योंकि कागज वाली पर्ची नहीं है, डिजिटल पर्ची मोबाइल में अपने दिखा रही है, वोट नहीं देने दिया जा रहा है। इनको बोला जा रहा है कि आप जाइए कागज पर छपी हुई पर्ची लेकर आइए। अब ये कह रही है कि मैं तो दोबारा वोट डालने के लिए आऊंगी नहीं, और अपने सामने कह रही है 2 और लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये यहाँ पर क्यों इस तरीके की कंफ्यूजन हो रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एक भी मतदाता निराश होकर वापस बिना वोट डाले पोलिंग बूथ से लौट रहा है तो फिर तो ये नाकामी गिना जाएगा ना चुनाव आयोग की। इस बीच बिहार में पहले चरण का जो मतदान चल रहा है, 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छपरा, एबीपी न्यूज संवाददाता ने, जो हमारे संवाददाता हैं आशुतोष, उनकी एक रिपोर्ट जरा आपको पहले छपरा से दिखाते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं छपरा के जिला स्कूल में। राजेंद्र प्रसाद ने यहीं से अपनी पढ़ाई की थी और यहाँ देखिए आप वोट देने के लिए लंबी जो है वो लाइन लगी हुई है। यहाँ सुबह से जो है लोगों में कहीं ना कहीं उत्सुकता है। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? विकास मुद्दे होंगे, पढ़ाई लिखाई दवाई, ये व्यवस्था सही होनी चाहिए। ये महिला है यहाँ वोटिंग करने आई है। मैम, इस बार क्या मुद्दे होंगे और आप सुबह से आई हैं वोटिंग के लिए, लाइन में लगी है, क्या कहेंगे? देश में शांति बना रहे, कानून व्यवस्था सब चीज़ अच्छा रहे, सारे नागरिक सारे जन शांति पूर्वक जीवन यापन। इस बार जो है कैसी सरकार आप चुन? जो सरकार सारे नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था दे, हर तरह से हम लोग निश्चिंत। तो ये महिला है जो वोटिंग करने के लिए आई हुई है, लाइन में लगी हुई है। सर, इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? ऑफ कोर्स विकास के साथ ही हैं हम लोग। सरकार कैसी सरकार चुनेंगे? अच्छी सरकार जो व्यवस्था दे सके, सुरक्षा दे सके महिलाओं को, बच्चों के लिए रोजगार पैदा कर सके और सुरक्षा दे सके सभी को। इस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे। तो ये और भी कुछ लोग हैं। अच्छा सर, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। मुद्दा वही विकास, और साथ साथ मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि वो सहयोग करें, जो भी सरकार बने उसको सहयोग करें। जनता सहयोग नहीं करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं छपरा के जिला स्कूल के बूथ पर, जो राजेंद्र प्रसाद यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और ये छपरा जो है कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल सीट है। अब की बार बिहार में किसकी सरकार, बिहार की जनता फैसला कर रही है। पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटें हैं जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। विजय कुमार सिन्हा को आप देख रहे हैं बिहार में डिप्टी सीएम, लखीसराय से उम्मीदवार, वोट डाल दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए विजय कुमार सिन्हा। तो पहले मतदान फिर जलपान, कुछ यही संदेश देने के लिए एक के बाद एक दिग्गज जो सामने आ रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही वोट पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, घड़ी में 7 बजे फौरन आप देख रहे हैं एक के बाद एक दिग्गज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। 25 से 30 फिर से नीतीश या तेजस्वी राज के लिए इस बार खुलेंगे बिहार के द्वार? ये वो सवाल है जिसके फैसला आज जनता सुना रही है। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज बिहार की जनता ईवीएम में कैद कर रही है। और ऐसे में मत भूलिए, एसआईआर के बाद ये बिहार में हो रहा पहला चुनाव है। ऐसे में मत भूलिए कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद ये बिहार में होने वाला पहला चुनाव है। इस बीच बड़ी बात विजय सिन्हा ने जो कही है, मेरे क्षेत्र में वोटर्स को धमकाने की कोशिश की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बड़ा दावा कर रहे हैं। आज वोटिंग वाले दिन विजय सिन्हा सुबह सुबह ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र के वोटर्स को धमकाने की कोशिश की गई। ये बड़ा दावा विजय सिन्हा की तरफ से किया जा रहा है और इस दावे का मतलब क्या है ये जानना अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद, पॉलिटिकल एडिटर एबीपी न्यूज की मौजूद हैं और जरा मेघा से ही जानते हैं। मेघा, वोटिंग का दिन है, अपने मताधिकार का प्रयोग सभी कर रहे हैं। नेता सुबह सुबह पहले मतदान फिर जलपान का फॉर्मूला अपनाते हुए वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। विजय सिन्हा ने भी वोट डाला है और साथ ही ये भी कह दिया कि उनके क्षेत्र के लोगों को धमकाने की कोशिश की गई। देखिए, एक ऐसा इलेक्शन है रोमाना जिसमें कोई भी पार्टी इस बात से अछूती नहीं बची है कि हमारे यहाँ बाहुबली या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है जिनके ऊपर आरोप लगे या जिनके ऊपर केस चल रहे हैं या फिर कोई जेल से है और जेल से बाहर आया हुआ है। ये सारी पार्टियों में है। हम लोगों ने जेडीयू में अभी हाल के दिनों में देखा कैसे अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया, उसे ले गया जेल में। तो इस तरीके की बातें जो लीडर सुबह सुबह कहते हैं, हो सकता है ये हो रही हो क्योंकि बाहुबली और जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिस यूज होती है बिहार में अलग अलग जगहों पर शायद हो भी रही हो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। विजय सिन्हा जी खुद एक बहुत ही सज्जन इंसान है और शायद उनके सामने वाला ऐसा कुछ कर रहा होगा तभी ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बिहार में बहुत कॉमन सी चीज है। और इस बार अगर बिहार चुनाव को देखा जाए तो फिर वो सबसे बड़ा मुद्दा या वो एक नैरेटिव जो हर चुनाव में महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है आप तीनों से ही मैं जरा एक एक इस पर रिएक्शन लूंगी। राकेश शुक्ला जी से शुरुआत कर लेते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का नैरेटिव आपको क्या लगा, क्या बना अभी तक? देखिए, जो मुझे दिखाई दिया वो हर मतदाता बोल रहा है कि डेवलपमेंट के लिए हम वोट करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति आज भी जाति से बाहर नहीं गई है और जब भी वोटिंग का यानी मतदान केंद्र पे वो पहुँचते हैं तो पहली प्राथमिकता उनकी जाति की होती है। तो पिछले 2 दशक से हम देख रहे हैं कि बिहार में जो विकास है वो मुद्दा बन रहा, यानी मतदाता के मुख से वो मुद्दा बन के सामने आ रहा, लेकिन
20 साल बाद भी विकास जो है वहाँ से ठिठक के चल रहा है। इसी के चलते भारत में आज भी बिहार एक पिछड़े राज्य के तौर पे जाना जाता है। ये आपने बहुत सही बात की है कि हर चुनाव में हम सुनते हैं वोटर जब पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा होता है तो वो विकास के नाम पर वोट डाल रहा होता है, लेकिन बिहार और पिछले 20 साल में सुशासन नीतीश कुमार का उसके आंकड़े अगर उठाकर देखें तो बिहार की स्थिति में कोई बड़ी तब्दीली तो हुई नहीं है। तो ऐसे में कुल मिलाकर इस बार का चुनाव खासतौर से आदेश क्या लग रहा है, जाति ही जीत तय करेगी? नहीं, देखिए जैसा राकेश जी ने कहा कि विकास, कितना विकास और कहाँ तक पहुँच पा रहा है। 20 साल में नीतीश कुमार ने जो मूलभूत सुविधाएं थी वो बिहार को दी, सड़क, बिजली, पानी। आज सब कहते हैं कि वहाँ अच्छी कनेक्टिविटी है, सड़कें बन गई हैं। अब लोगों को ना उसके बाद चाहिए, उसके बाद क्या? जैसे दिल्ली में क्या हुआ, शीला दीक्षित ने आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसके बाद लोग गए केजरीवाल के पास और उसके बाद फिर आज बीजेपी के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।